चलिए देखिए, इसमें आज हम लोग फिर से इस क्लास को लाए हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं। भूमि संसाधन का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप लोग का भूमि संसाधन जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें कुछ छोटा सा टॉपिक और बच गया था। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि जो मृदा का निर्माण कैसे होता है, भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़े थे कि किस मृदा में कौन कौन से फसलें लगाए जाते हैं और वह मृदा कौन से राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ये छोटा सा टॉपिक बचा था कि भूमि का उपयोग जो है, यानी भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। यहाँ पर लिखा गया है भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। देखिए, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप में देखेंगे कि भूमि का जो उपयोग है, ठीक है, भूमि का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं। भूमि का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो देखिए, भूमि जो है हम लोग अपनी विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रख करके भूमि का इस्तेमाल करते हैं या उसका उपयोग करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वन के अंतर्गत भूमि, यानी जो जंगल वाले एरिया है, तो जहाँ पर जंगल है वहाँ पर जो भूमि फंसे हुए हैं उनको हम लोग एक साइड रखेंगे, यानी कि वन के अंतर्गत भूमि। ठीक है, दूसरा है शुद्ध बोई गई भूमि, यानी शुद्ध बोई गई भूमि का मतलब होता है जिसमें प्रत्येक साल खेती हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है खेती अनुपलब्ध भूमि, यानी जो भूमि है उसमें खेती हो सकती है लेकिन उसमें अभी वह खेती के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी उस भूमि पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का कोई एडजस्ट किया गया है या कोई काम उस पर हो रहा है, लेकिन भूमि पर कृषि नहीं, खेती नहीं हो रहा है। तो उसको दो भाग में पढ़ेंगे, एक बंजर और व्यर्थ भूमि। देखिए, बंजर और व्यर्थ भूमि कहने का मतलब है कि कृषि योग्य वह भूमि था लेकिन वह भूमि क्या हो गया, बंजर हो गया, इसलिए उस पर खेती नहीं हो रही। तो ये क्या हो गया आपका बंजर या व्यर्थ भूमि। यहाँ पर इसी को दूसरे भाग में देखेंगे तो देखिए लिखा गया है सड़क मकान कारखाने, यानी वैसा भूमि जिस पर हम लोग खेती कर सकते हैं लेकिन फिलहाल में उस पर हम लोग क्या कर दिए हैं, घर बना दिए हैं, स्कूल बना दिए हैं, सड़कें बना दिए हैं, तो वह भूमि क्या हो गया है, यानी कि उपयोग में आ गया है। ठीक है, देखिए यहाँ आएंगे तो भूमि का उपयोग में चौथा रूप देखेंगे तो परती भूमि। ठीक है, यानी चौथे रूप में भूमि क्या हो जाएगा, परती भूमि। तो देखिए, परती भूमि भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वर्तमान परती भूमि, एक अन्य परती भूमि। तो जो वर्तमान परती भूमि होता है, यानी उसको हम लोग कहेंगे जिसमें एक साल तक उसमें खेती नहीं की गई हो। जैसे मान लीजिए इस साल हम लोग मान लीजिए कि गेहूं का खेती कर दी, फिर धान की खेती नहीं की, फिर अगले बार गेहूं का खेती करेंगे, तो इसके बीच में जो खाली रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तमान, यानी वर्तमान प्रतिभूमि। यहाँ लिखा गया वर्तमान प्रतिभूमि, यानी इसमें कितने दिनों का अंतर होगा, लगभग एक साल वो खेत खाली रहेगा तो उसको हम लोग वर्तमान प्रतिभूमि बोलेंगे। अन्य प्रतिभूमि जो होगा लगभग उसमें 5 सालों से खेती नहीं किया गया होगा तो उसको हम लोग अन्य प्रतिभूमि के नाम से जानेंगे। देखिए, अन्य प्रतिभूमि लगभग 5 वर्षों से इसमें क्या किया गया, खेती नहीं किया गया। पांचवा इसका भूमि का रूप देखेंगे तो पांचवा हो गया अन्य कृषि योग्य भूमि, यानी जैसे उसमें कृषि हो सकती है लेकिन उसको हम लोग अन्य कामों में लगा दें, जैसे बाग बगीचा, अस्थाई चारागाह। ठीक है, इसमें कृषि किया जा सकता है लेकिन जैसे कृषि वाला भूमि है उसमें हम लोग बाग बगीचे लगा दिए तो वो तो बाग बगीचा हो गया तो उसमें कृषि अब नहीं होगा। जैसे अस्थाई चारागाह है तो अस्थाई चारागाह में पशुओं को चराया जाता है तो उसमें कृषि कार्य नहीं हो पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो भूमि निम्नीकरण के कारण है। अच्छा, निम्नीकरण का मतलब आप लोग समझते होंगे, निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, भूक्षरण। आप लोग इसी का दूसरा उपयोग देखेंगे, भूक्षरण, यानी भूक्षरण का मतलब हो गया कि भूमि के उपजाऊ क्षमता को कम होना। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण में देखेंगे कि यह क्यों होता है इस तरह के, यानी भूमि के उपजाऊ क्षमता कम क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले अधिक सिंचाई करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है,
देखिए अधिक सिंचाई करने से भूमि निम्नीकरण होता है। ठीक है, ये कहाँ पर, पंजाब हरियाणा वाले इलाकों में। अति पशु चरण, यानी अधिक पशुओं को चराने से भी भूमि निम्नीकरण होगा। और अति पशु चरण कहाँ होता है, राजस्थान में। ठीक है, जैसे देखिए अधिक सिंचाई की बात किया जाए तो इसमें क्या होगा कि जब खेतों में अधिक दिनों तक पानी लगे रहेंगे तो उसमें जो हवाएं हैं वो प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऊपर एक लेयर बन जाता है। और जो लेयर बनता है उस लेयर के द्वारा क्या किया जाता है कि हवा उसके अंदर नहीं जा पाती है, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। अब उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केचुआ पालन करेंगे, फिर केचुआ को उसमें छोड़ेंगे, फिर केचुआ क्या करेगा, ऊपर वाले लेयर में छेद करेगा, फिर ऑक्सीजन जाएगा। जब ऑक्सीजन जाएगा तो फिर से भूमि क्या हो जाएगी, उपजाऊ बन जाएगी। ठीक है, अति पशु चरण में ये राजस्थान में सबसे ज्यादा अति पशु चरण के कारण क्या होता है कि भूक्षरण होता है या भूमि निम्नीकरण होता है। तो देखिए भूक्षरण यानी वहां पर भूमि की उपजाऊ क्षमता अति पशु चरण से कम होती है, क्योंकि वहां पर पशुओं की संख्या अधिक होती है। और जब वो चलते हैं तो उनके जो पैर होता है, पैर से मिट्टी की कटाव होती है और हवाएं आती है और उड़ा करके लेकर, यानी उपजाऊ मिट्टी को उड़ा करके दूसरे जगह लेकर चली जाती है, जिसे हम लोग मृदा अपरदन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ आएंगे भूकंप। देखिए भूकंप से भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है। जब भूकंप आते हैं तो जब दरारें फटेंगे तो ऊपर का हिस्सा वो क्या होगा, उसमें भी आकार के घाटी का निर्माण करेगा और ऊपर वाले हिस्सा टूट करके उसमें अंदर जाएंगे। जब अंदर जाएंगे तो क्या होगा कि उपजाऊ जो मिट्टी होता है, ऊपर का मृदा का जो लेयर है वो नीचे चला जाता है और उसके नीचे वाला जो कंकड़ होता है वो ऊपर आ जाता है, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है, यानी भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी में क्या होता है कि जब भूकंप आते हैं तो ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से जो मैग्मा बाहर आता है, तो मैग्मा बाहर आकर के वो उस इलाके में फैल जाता है। जब उस इलाके में फैलेगा तो क्या हो जाएगा कि जब फैलने के बाद जो भूमि के ऊपर वाले लेयर पर वह आग्नेय चट्टान का निर्माण कर देगा। जब आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा तो उसके नीचे उपजाऊ भूमि क्या हो जाएगी, दब जाएगी, जिससे भूमि का उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर है रासायनिक खाद। ठीक है, रासायनिक खाद के इस्तेमाल से भी भूमि निम्नीकरण होता है, क्योंकि जब हम लोग रासायनिक जो खाद देते हैं, जैसे यूरिया हो गया, डाई हो गया, पोटास हो गया, ये सब जो खाद है वो क्या करता है कि भूमि की कम भूमि में अधिक तो उत्पादन कराता है, लेकिन बहुत जल्द उस भूमि की उपजाऊ क्षमता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी समाप्त कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैविक खाद का। ठीक है, अब देखिए भूमि खनन। अगला भूमि निम्नीकरण का कारण क्या हो सकता है, भूमि खनन। जैसे हम लोग देखते हैं कि भूमि जो है, खनन का मतलब होता है भूमि के यानी जो ऊपरी परत है उसको वहां से काट कर दूसरी जगह लेकर चले जाना। जैसे मिट्टी की जब कटाई करेंगे तो मिट्टी की कटाई होगी तो ऊपरी जो उपजाऊ मिट्टी है वो कट करके दूसरे जगह चली जाएगी और बंजर भूमि जो नीचे कंकड़ वाले भूमि है वो बच जाएगा, जिस पर खेती करना मुश्किल हो जाती है। एक और भी है, देखिए कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा भी क्या करता है, भूमि निम्नीकरण करेगा, क्योंकि देखिए जब कूड़ा कचरा हम लोग क्या करेंगे कि उसको बाहर फेंक देंगे तो भूमि के ऊपरी परत पर वह क्या होगा, बैठ जाएगा। और जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक ऊपर जब बैठेंगे तो उस पर कोई भी चीज अगर हम लोग क्या करेंगे, जब उत्पादन करेंगे तो वह सही तरीके से नहीं होगा, इससे भी भूमि निम्नीकरण होता है। अब देखिए ये तो भूमि निम्नीकरण होने के कारण थे कि किन किन कारणों से भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, अब इससे बचने के उपाय कौन कौन से हैं। तो देखिए भूमि निम्नीकरण से बचने का उपाय है कि पेड़ पौधे को अधिक से अधिक पेड़ पौधे को लगाया जाए। जब पेड़ पौधे को अधिक से अधिक लगाएंगे तो उससे क्या होगा, बारिश होगा। जब बारिश होगा तो भूमि निम्नीकरण की जो प्रक्रिया है वह कम हो जाएगी, यानी मिट्टी उपजाऊ बनेगी। जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ हम लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे रासायनिक खाद से हमारे उत्पादन तो बढ़ते हैं, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ साथ भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, यानी भूमि की उपजाऊ शक्ति जो होती है वह समाप्त हो जाती है। तो वहां पर हम लोग जैविक खाद का उपयोग करेंगे। अति पशु चरण पर रोक लगाएंगे, क्योंकि राजस्थान वाले इलाकों में अति पशु चरण होता है, जिससे पशुओं के पैर से मिट्टी कटते हैं। और राजस्थान में ऐसे भी हवाएं जब तेज चलती है तो क्या करती है कि मिट्टी को वहां से उड़ा करके, यानी उपजाऊ मिट्टी को उड़ा करके दूसरी जगह लेकर चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन भी कहा गया है।
यहाँ देखिए, बंजर भूमि पर मकान बनाना। बंजर भूमि पर मकान बनाना यानी जो कृषि योग्य भूमि है उस पर मकान न बना करके जो भूमि बंजर हो गई है उस पर मकान को बनाएंगे और कृषि योग्य भूमि में कृषि करेंगे। इससे भी क्या होगा, मृदा अपरदन या भूमि निम्नीकरण की बचाव होगी। इस तरह से ये भूमि निम्नीकरण का यानी मिट्टी के जो उपजाऊ क्षमता है कम होने के कारण हम लोग देख लिए और उसको बनाए रखने के या उससे बचने के उपाय भी देख लिए। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर अच्छा कुछ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ये तो आप लोग का टॉपिक खत्म हो गया। देखिए इसमें आप लोग का कुछ क्वेश्चन आंसर है। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। तो ये तो पहले वाले हैं वीडियो में हम बताए हैं कि भारत के किन किन राज्यों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो उस राज्य का नाम बताना है और इस जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से फसलें कौन को लगाई जाती है। तो पहला ही जब मृदा शुरू किया था उसमें जलोढ़ मृदा के बारे में बताए हैं। ऐसे आंसर भी लिख दिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात एवं राजस्थान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसमें जो फसल की बात किया जाए तो फसल गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन, तिलहन, मक्का इत्यादि फसलें लगाई जाती है। अच्छा, जलोढ़ मृदा का जो बिहार का दियरा क्षेत्र है वह किसके लिए फेमस है, हमको आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है समोच्च कृषि क्या है। तो देखिए समोच्च कृषि क्या है कि ये पहाड़ी ढलानों पर समोच्च कृषि की जाती है, सीढ़ीनुमा खेती, ठीक है। यानी सीढ़ीनुमा खेती होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह से, यानी सीढ़ी के आकार की खेती होती है और ऊपर वाले हिस्से में पानी को छोड़ा जाता है सिंचाई करने के लिए, उसके बाद नीचे वाले फिर इसके इस तरह करते करते वो नीचे आता है। इससे फायदा क्या होता है कि जब ढलाव भूमि होती है तो पानी का जो धारा होगा वो तेज होगा, जब तेज होगा तो मिट्टी की कटाई करेगा, इसलिए ऊपर वाले के बाद मेड़ होता है, फिर उस मेड़ के बाद फिर उस मेड़ के बाद इस तरह के सीढ़ीनुमा खेती की जाती है ताकि मिट्टी की कटाव कम हो और मिट्टी का अपरदन न हो। इसके लिए सीढ़ीनुमा खेती कहाँ पर होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला है पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती। अच्छा देखिए, जहाँ पर तेज हवाएं चलती हो पवन, वहाँ पर पवन अपरदन होंगे। तो पवन अपरदन यानी जहाँ पर तेज हवाएं जब चलेगी वहाँ पर हम लोग को किस प्रकार की खेती करनी चाहिए, वहाँ पर हम लोग को ऐसा खेती करनी चाहिए जहाँ पर पवनों को रोका जाए, हवाओं को रोकने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो खेत है उसके मेड़ पर पेड़ लगाएंगे, यानी उसके जो साइड साइड का जो मेड़ होता है उस पर हम लोग छोटे छोटे पेड़ को लगा सकते हैं, या पट्टिका कृषि करेंगे यानी लाइन से खेती करेंगे, बीच में खाली छोड़ेंगे जैसे, और उस खाली जमीन में हम लोग क्या करेंगे घास लगा देंगे ताकि सूरज का प्रकाश उस पर डायरेक्ट नहीं पड़ेगा। जब डायरेक्ट नहीं पड़ेगा तो वह क्या करेगा, जल्दी सूखेगा नहीं, नमी धारण करके रखेगा। जब नमी धारण करेगा तो हवाएं कितनी भी तेज चलेगी तो मिट्टी को उड़ाएगा नहीं जब तक वो सूखेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। तो देखिए भारत के पूर्वी तट के भागों में यानी पूर्वी भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। इसका कारण क्या है कि हमारे भारत की अधिकतर नदियां जो हैं वो पूरब में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अपने साथ जो क्या करती है मिट्टी को काट कर ले जाती है और वहां पर नदी डेल्टा का निर्माण करती है। वो काफी उपजाऊ होता है क्योंकि उसके महीन क्या होते हैं, काफी यानी उसके कण जो होते हैं काफी महीन होते हैं, इसलिए नदी डेल्टा का निर्माण जो हुआ है वह पूर्वी तटीय प्रदेशों में हुआ है और वो काफी उपजाऊ है। हो गया। अच्छा, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है और मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। जलाक्रांतता, तो सबसे पहले कि अधिक सिंचाई करेंगे, खाद बीज रासायनिक डालेंगे, इससे क्या होगा कि भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होगी और जब उपजाऊ क्षमता कम होगी तो मृदा अपरदन होगा। ये हो गया। मृदा संरक्षण पर एक निबंध। तो देखिए मृदा संरक्षण पर अगर निबंध लिखना होगा तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि मृदा संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए सबसे पहले मिट्टी की बचाव कैसे किया जाएगा उसका हम लोग जो यहाँ पर जैसे वृक्ष को लगाएंगे, जैविक खाद का उपयोग करेंगे, अति पशुचरण को रोक लगाएंगे, बंजर भूमि पर तो घर वगैरह बनाएंगे, ठीक है। इस तरह करके ये टॉपिक वाइज हम लोग लिख सकते हैं। निबंध लिखना है। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान जो है 9 के बराबर है।
तो देखिए इसमें क्या है कि भारत में अधिक पशुधन यानी सबसे अधिक पशु हैं, लेकिन उसका जो योगदान है अर्थव्यवस्था में बहुत कम है। यानी उन पशुओं से हमें लाभ कम हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भारत में पशु तो हैं, लेकिन उनके लिए खुले मैदान बहुत कम है। जब पशुओं को चारागाह नहीं मिलेगा तो दूध नहीं देंगे, जब दूध नहीं देंगे तो उससे हमारे अर्थव्यवस्था को क्या होगा? फायदा नहीं होगा। तो ये आप लोग का जो इकाई 1 का क नंबर चल रहा था भूमि संसाधन, ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इकाई 1 का ख जल संसाधन। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आप लोग बहुत अपना कीमती समय मेरे साथ दे रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। थैंक्स।